साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। लगता है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन का हाल भी राहुल गांधी की तरह होने वाला है, जो इस समय हर मुद्दे पर राहुल गांधी के समर्थन में खड़े रहते हैं। आज के वीडियो में मैं 4 बहुत बड़ी खबरों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा और इसी को डिकोड करूंगा। पहली खबर राहुल गांधी के उस खतरनाक बयान से जुड़ी हुई है जिसमें वो कह रहे हैं कि भारत में कोई रहना नहीं चाहता, उस भारत में कोई नहीं रहना चाहता डॉट डॉट डॉट। अभी मैं वो सुनाऊंगा पूरा बयान। दूसरा, उन नेताओं की बात कहूंगा जो कांग्रेस में नहीं रहना चाहते। तीसरा, आरएसएस को लेकर है और ये बहुत बड़ी खबर है दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य से जुड़ी हुई। और चौथी खबर यूट्यूबर मनीष कश्यप को लेकर है। ये चारों खबरें एक एक करके आपको मैं बताता हूं। राहुल गांधी इस समय सेल्फ गोल करने में लगे हुए हैं। जो भी काम करते हैं ऐसा लगता है कि अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, लेकिन इस चक्कर में खुद ही फंस जाते हैं। और इस बार जब वो सदस्यता जाने के बाद वायनाड पहली बार पहुंचे तो उन्होंने वो कुछ कह दिया जो अवार्ड वापसी गैंग की भाषा है, जो असहिष्णुता गैंग की भाषा है, जो तुष्टीकरण करने वालों की भाषा है। पहले आपको मैं वो बयान सुनाता हूं, सुन लीजिए। No one in this country wants to live in a country where 4 or 5 people own the entire country. देख रहे हैं क्या कह रहे हैं? नो वन इन दिस कंट्री वॉन्ट टू लिव इन ए कंट्री वेयर 4 और 5 पीपल ओन अ एंटायर कंट्री। अब सोचिए, विदेश में भारत के लोकतंत्र को बदनाम करने के बाद भारत में यह कह रहे हैं कि इस भारत को सिर्फ 4-5 आदमी ओन करते हैं। आप जरा सोचिए। और उसके बाद भारत में कोई रहना नहीं चाहता। भैया ये कैसी भाषा है? जिस देश में आपका पूरा परिवार 3-3 सदस्य प्रधानमंत्री रह गए, उस देश में कोई रहना नहीं चाहता। ये किस तरह की भाषा है, ये समझने की कोशिश कीजिए। लेकिन राहुल गांधी की परेशानी जानते हैं क्या है? वो अपनी बात को दूसरे पर डाल देते हैं। दरअसल भारत में रहना नहीं चाहता ये सच्चाई नहीं है। कांग्रेस में कोई नहीं रहना चाहता, जहां सिर्फ एक आदमी का कब्जा है, एक ही परिवार का कब्जा है। और इसी वजह से आप देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही कांग्रेस के बहुत ही दिग्गज नेता, कई दशकों तक कांग्रेस में काम कर चुके और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी के परपोते CR केशवन भाजपा में शामिल हो गए। और ये कोई छोटी घटना नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि ये कोई इकलौती घटना है। इससे पहले आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, आप देखिए, किरण कुमार रेड्डी, ये भी भाजपा में शामिल हो गए। कांग्रेस छोड़ दिया इन्होंने। और ठीक इससे पहले आप चले आइए तो AK एंटनी, जो पूर्व रक्षा मंत्री रहे हैं, कांग्रेस के केरल में दिग्गज नेता, इससे बड़ा कोई नेता नहीं है, उनका बेटा अनिल एंटनी भी कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। अब राहुल कह रहे हैं कि इस देश में कोई रहना नहीं चाहता। राहुल जी जरा हाथ दिल पर रख कर सोचिए और बोलिए कि देश में नहीं रहना चाहता या आपकी पार्टी में लोग नहीं रहना चाहते। लेकिन जानते हैं दोस्तों, राहुल गांधी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसी रास्ते पर, जिस रास्ते पर राहुल हैं, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन भी चल पड़े हैं। राहुल गांधी ने आरएसएस को कितना बदनाम किया विदेश की धरती पर जाकर, ये तो हम सब ने देखा और आपको दिखाया भी। अब स्टालिन की बारी है। तमिलनाडु सरकार को इसी आरएसएस के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में करारा झटका लगा है। और सुप्रीम कोर्ट में ध्यान रखिएगा, बस ये समझ लीजिए कि आरएसएस को रोकने के लिए स्टालिन सरकार ने क्या कुछ नहीं किया। दरअसल तमिलनाडु की सरकार नहीं चाहती थी कि आरएसएस पूरे राज्य में खुलकर अपने मार्च कर सके। तमिलनाडु सरकार पाबंदी लगाना चाहती थी, शर्तें थोपना चाहती थी। और जो वजहें बताई गई वो हैरान करने वाली हैं। तमिलनाडु सरकार की ओर से पेश वकील जो हैं मुकुल रोहतगी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार 6 जिलों में मार्च को इजाजत नहीं दे सकती है क्योंकि इन इलाकों में PFI और बम ब्लास्ट का खतरा है। आप सोचिए, आप उम्मीद कर सकते हैं भाजपा शासित राज्य में कि PFI का खतरा है
और इसलिए आप आरएसएस को मार्च नहीं निकालने देंगे, सारे लोकतांत्रिक अधिकार छीन लेंगे। अभी अगर किसी भाजपा शासित राज्य में ऐसा हो जाए ना, तो जानते हैं इस्तीफा मांग लेंगे, अदालतों में पहुंच जाएंगे। लेकिन यहां इसी वजह से क्या कुछ किया गया ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के रुख की आलोचना की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार किसी के लिए लोकतंत्र की भाषा बोलती है और किसी के लिए सत्ता की भाषा बोलती है। और आरएसएस की तरफ से जो पेश हुए सीनियर एडवोकेट महेश जेठमलानी ने बताया, अब आप ध्यान से सुनिए, कि राज्य सरकार ने दलित पैंथर्स और सत्तारूढ़ डीएमके पार्टी जैसे अन्य संगठनों द्वारा विरोध मार्च की अनुमति दी, लेकिन आरएसएस को अकेला छोड़ दिया। और याद रखिए दोस्तों, ये वही स्टालिन सरकार है जिसने राहुल गांधी के मामले में जब कानूनन उनकी सदस्यता रद्द हो गई, उन्हीं के द्वारा बनाए गए कानून से, तो ये कहने लगे कि लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। और आज सुप्रीम कोर्ट ने उसी स्टालिन सरकार को उसी लोकतंत्र की याद दिलाई है। और इस मामले में थोड़ा सा आपको बैकग्राउंडर भी बताता हूं, ताकि आपको पता चले कि आरएसएस को रोकने के लिए क्या कुछ किया गया। और ये लोकतंत्र की दुहाई देते हैं। तमिलनाडु में कांग्रेस के समर्थन से ये सरकार है, मतलब वो वैसे तो पूर्ण बहुमत में है, लेकिन कांग्रेस भी उसका हिस्सा है। इसलिए ये बात मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि इससे पहले मद्रास हाईकोर्ट ने जो फैसला सुनाया था, वहां भी स्टालिन सरकार की बड़ी हार हुई थी। इसमें हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि आरएसएस को तमिलनाडु राज्य में कहीं भी पदयात्रा करने से सरकार नहीं रोक सकती, यह उसका संवैधानिक अधिकार है। और इससे भी अगर आप पीछे जाएंगे तो पिछले साल 2 अक्टूबर को रैली निकालनी थी, जिस पर डीएमके की सरकार ने पाबंदी लगा दी थी। आप सुन लीजिए, यही लोकतंत्र है इनका। लेकिन मद्रास हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि 6 नवंबर को राज्य में रैलियां निकालने के लिए पुलिस इजाजत दे, लेकिन उनमें कई शर्तें थोप दी गई। अब आरएसएस को लगा कि भैया इतनी सारी शर्तों के साथ कैसे करें, तो फिर से उसने पुनर्याचिका डाली हाई कोर्ट में। फिर हाई कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया कि आरएसएस को पूरे राज्य में पथ संचालन की इजाजत दी जाए। मगर इस फैसले के विरोध में तमिलनाडु सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और यहां भी उसे मुंह की खानी पड़ी। लेकिन बात इतनी नहीं है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पथ संचालन पर ही रोक लगाया गया। आपको एक और खबर दिखा देता हूं। राज्य की स्टालिन सरकार ने आरएसएस की न सिर्फ पदयात्राओं पर पाबंदी लगाई, बल्कि राज्य में आरएसएस की स्कूलों में चलने वाली शाखाओं और धार्मिक आयोजनों पर भी रोक लगा दी। लेकिन यही स्टालिन की सरकार है दोस्तों, जिसने लाखों ईसाइयों को संत जेम्स का जुलूस निकालने और एकत्र होने पर कोई पाबंदी नहीं लगाती है। तो यह है असली कहानी। अब इसमें एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है दोस्तों, कि आखिर स्टालिन सरकार आरएसएस की पद यात्रा को क्यों रोकना चाहती है। तो जानते हैं इसकी वजह क्या है। तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी फोर्स बनकर उभर रही है। भारतीय जनता पार्टी की ताकत बिल्कुल एकदम जैसे कहते हैं ना, लोकप्रियता के चरम पर पहुंच रही है। और वहां पर जो भाजपा के अध्यक्ष हैं अन्नामलाई, वो तमिलनाडु के लोगों के लिए सिंघम बनकर आए हैं। वो उनकी समस्याओं को सुनते हैं, उसे उठाते हैं, लोगों में एकदम लोकप्रिय है, युवा नेता हैं। और जानते हैं, अंबेडकर जयंती के दिन यानी 14 अप्रैल से तमिलनाडु में पदयात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, जिससे स्टालिन सरकार के होश उड़ गए हैं। बल्कि अगर मैं कहूं, स्टालिन सरकार पर दोहरा झटका लगा है। एक तो आरएसएस की का पथ संचालन और दूसरा अन्नामलाई की पदयात्रा। लेकिन एक बात आपको बताना पड़ेगा कि तमिलनाडु सरकार को अभी जो आरएसएस के मामले में झटका लगा ना, हो सकता है यूट्यूबर मनीष कश्यप के मामले में भी उसे करारा झटका लगे। क्योंकि बिहार श्रमिकों पर हमले का फर्जी वीडियो प्रसारित करने के मामले में, जो उन लोगों का वर्जन है उसके हिसाब से बता रहा हूं, गिरफ्तार यूट्यूबर मनीष कश्यप की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के साथ साथ बिहार और तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। और याद रखिए दोस्तों कि एक ही मामले में यूट्यूबर मनीष कश्यप पर
बिहार और तमिलनाडु में 5 मामले दर्ज किए गए हैं। उस पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगा दिया गया है और इस मामले को, सिर्फ एक यूट्यूबर के मामले को, उसे जमानत ना मिल जाए, तमिलनाडु सरकार ने कपिल सिब्बल जैसे वकील को उतार दिया। लेकिन मनीष कश्यप के वकील ने कोर्ट के सामने पत्रकार अनिल अर्नब गोस्वामी के मामले का जिक्र करते हुए कहा कि एक ही अपराध के लिए अलग अलग मामले दर्ज नहीं किए जा सकते। अब इस मामले की अगली सुनवाई 21 तारीख को होगी। और जानते हैं साथियों, आपको लग सकता है इस मामले में कि मनीष कश्यप को तो राहत नहीं मिली, उसे जमानत तो नहीं मिली, तो निश्चित रूप से ये लोगों के लिए एक दुखद बात हो सकती है कि एक यूट्यूबर के खिलाफ इतनी कार्रवाई, इतने जगह कार्रवाई और इतनी बड़ी कार्रवाई। लेकिन आप याद रखिए, जब आरएसएस जैसे इतने बड़े संगठन, दुनिया के सबसे बड़े संगठन को सिर्फ पथ संचालन करने के लिए महीनों तक इंतजार करना पड़ सकता है, अदालत में कई कई बार जाना पड़ सकता है, सर्वोच्च अदालत की चौखट खटखटानी पड़ सकती है, तो मनीष कश्यप को भी समय लगेगा। लेकिन यकीन मानिए, सत्य की जीत होगी, समय लग सकता है। और ये बात भी ध्यान रखिए कि राहुल गांधी हो या मनीष कश्यप हो, सबका हिसाब जनता की अदालत में ही होना है। इसलिए वक्त का इंतजार कीजिए। मुझे उम्मीद है कि जीत आखिरकार सत्य की ही होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।